साउथ एशिया आज जिस स्थिति से गुजर रहा है उसमें हमें एक कॉमन पैटर्न दिखाई दे रहा है। पहले श्रीलंका में 2022 का इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ, फिर बांग्लादेश में पॉलिटिकल सप्रेशन और डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग की रिपोर्ट्स आई, और अब 2025 में नेपाल में मैसिव प्रोटेस्ट और प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है कि हर साउथ एशियन कंट्रीज किसी न किसी क्राइसिस में फंसता दिख रहा है? इसका जवाब हमें उन देशों की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स और सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज में मिलता है। सबसे पहला कारण है इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी, मतलब कि आर्थिक नाजुकता। साउथ एशिया की कई इकोनॉमीज हैवीली डिपेंडेंट है रेमिटेंसेस पर और टूरिज्म पर। जब रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है तब जन आक्रोश यानी कि मास एंगर राजनीति में उफान पैदा कर देता है। दूसरा कारण है इंस्टीट्यूशनल वीकनेस यानी कि संस्थागत कमजोरी। पॉलिटिकल पार्टीज फ्रेगमेंटेड है, जुडिशरी पर प्रेशर बहुत ज्यादा है और मीडिया फ्रीडम लगातार गिर रही है। बांग्लादेश को फ्रीडम हाउस रिपोर्ट में पार्टली फ्री बताया गया, जबकि इंडिया का स्कोर भी इसमें गिरा हुआ है। पाकिस्तान में सिविक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इंस्टीट्यूशन को कमजोर करते हैं। नेपाल में बार बार गवर्नमेंट बदलने से गवर्नेंस क्रेडिबिलिटी कम हो गई है। जब इंस्टीट्यूशन कमजोर होते हैं तो छोटी से छोटी इकोनॉमिक या सोशल शॉक भी बड़े से बड़े प्रोटेस्ट के रूप में बदल जाता है। तीसरा कारण है यूथ बल्ज यानी कि युवा जनसंख्या और डिजिटल मोबिलाइजेशन। साउथ एशिया की मीडियन एज बहुत कम है और युवा पॉपुलेशन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। जॉब, क्वालिटी ऑफ लाइफ, अकाउंटेबिलिटी के मामले में इनमें उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टिकटॉक, एक्स यानी कि ट्विटर, फेसबुक पर मोबिलाइजेशन बहुत तेज़ी से होता है। नेपाल का ताज़ा एग्जाम्पल ये दिखाता है कि जब गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन लगाया तो वही पॉलिसी प्रोटेस्ट में आग में घी का काम कर गई। यूथ एंगर, डिजिटल स्पेस और स्टेट मोबिलाइजेशन, ये त्रिकोण हर साउथ एशियन कंट्रीज में मौजूद है। चौथा कारण है जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। साउथ एशियन के छोटे छोटे देशों पर इंडिया और चाइना दोनों का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, लोन, मिलिट्री असिस्टेंस और ट्रेड डील के कारण गवर्नमेंट्स को लगातार बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। एक्सटर्नल प्रेशर से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और अनस्टेबल हो जाती है। ये सभी फैक्टर्स मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। जब इकोनॉमी फ्रेजाइल हो, इंस्टीट्यूशंस वीक हो, यूथ रेस्टलेस और डिजिटली कनेक्टेड हो और जियो पॉलिटिक्स हाईली कॉम्पिटिटिव हो, तो किसी भी छोटी सी पॉलिसी मिस्टेक या ग्लोबल शॉक मैसिव प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में बदल जाती है। श्रीलंका में यह पैटर्न हमने 2022 में देखा। बांग्लादेश में 2024 में सिविक फ्रीडम पर क्लैंप डाउन ने टेंशन बढ़ाई। नेपाल में 2025 में सोशल मीडिया बैन और यूथ एंकर ने डेडली प्रोटेस्ट को जन्म दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहले से ही इस इंस्टेबिलिटी साइकिल में फंसे हुए हैं। साउथ एशिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करे। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन यानी कि जैसे रेमिटेंसेस हैं, टूरिज्म है, इन पर ज़्यादातर ये लोग डिपेंड हैं, तो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करें, जॉब क्रिएशन प्रोग्राम करें, ट्रांसपेरेंट डिजिटल गवर्नेंस पर ध्यान दें, रीजनल कोऑपरेशन पर ध्यान दें, जैसे कि सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, इनके जरिए रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाएं। ये सब पॉलिसीज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ला सकती हैं। अगर रिफॉर्म नहीं हुए तो नेपाल जैसी स्थिति बार बार आएगी, अलग अलग देशों में आएगी, और भारत के अड़ोसी पड़ोसी देशों में अगर ऐसी स्थिति बार बार बन रही है तो ये भारत के लिए भी अच्छा नहीं है।